हम लोगों का मेटलर्जी वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है। तो मेटलर्जी वाले चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और लास्ट क्लास में जो भी हमने सीखा था उसके आगे अपनी गाड़ी को बढ़ाते हैं। तो देखो अभी हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। हम लोग इन जनरल किस तरीके से आप अपने आजू बाजू पाए जाने वाले ओर्स को कंसंट्रेट करते हो अलग अलग मेथड से, वो मेथड हम सीख चुके हैं, है ना। हम ये सीख चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग पाए जाने वाले आजू बाजू मेटल्स को, ठीक है, आप किस तरीके से उनको एक्सट्रैक्ट करते हो, मतलब कंसंट्रेशन के बाद वाली बेसिकली स्टेप। डन। तो अभी उसके आगे हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अभी आपके आजू बाजू बहुत सारे ओर्स होते हैं। आर्सेनिक का ओर, लेड का ओर, गोल्ड का ओर, सिल्वर का ओर, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का। क्या हम सबको पढ़ेंगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। क्लास 10th में हम लोगों को इतनी लिबर्टी नहीं है कि हम ये सारा सिलेबस पढ़ें। इवन अगर आप क्लास 12th में भी होते तो आप 5-6 और पढ़ते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पढ़ते, बट उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा तभी आप पढ़ते हैं जब आप अलग से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच जब आप चूज़ करते हैं, बस तभी पढ़ा जाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोगों को पढ़ना क्या है? हम लोगों को जो हमारे पास बॉक्साइट ओर होता है, उस बॉक्साइट ओर की कंसंट्रेशन किस प्रकार से की जाती है, हमें ये पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही ओर के बारे में डिटेल डिस्कशन है और वो है बॉक्साइट ओर। ठीक है, बॉक्साइट ओर का आपको कंसंट्रेशन वाला पार्ट भी पढ़ना है, बॉक्साइट ओर का आपको एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट भी पढ़ना है। आपको वैसे तो बॉक्साइट ओर का रिफाइनिंग पार्ट भी पढ़ना चाहिए, है ना, बट आपके सिलेबस में रिफाइनिंग की सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन देकर उसको छोड़ दिया गया है। अदरवाइज तीसरी स्टेप रिफाइनिंग भी आपको बॉक्साइट की पढ़नी चाहिए और फिर जाके आपका मेटलर्जी बॉक्साइट ओर की ख़त्म होती है। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा बॉक्साइट ओर, तो बॉक्साइट ओर को टोटल 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, या दुनिया के यार किसी भी ओर को टोटल 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है। एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ गए हैं, अब उस एक्सट्रैक्टेड ओर का मतलब धरती से निकाल के लेकर आ गए हैं, अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसकी कंसंट्रेशन करिए, उसके अंदर से इम्प्यूरिटी निकालिए। दूसरे पार्ट में हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं कि हम लोग ओर तो निकाल के लेकर आ चुके हैं, अब उस निकाले हुए ओर का हम लोगों को क्या करना है, बोलो। उस निकाले हुए ओर के अंदर से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और तीसरी स्टेप होती है कि जब आप मेटल निकाल लेते हैं तो उस मेटल की रिफाइनिंग करना, उसको और प्योर करना। ठीक है, ये टोटल 3 स्टेप में ये काम होता है। अब हम लोगों को ये टोटल 3 स्टेप्स पढ़नी है। आज की क्लास में हम लोग जो पहली स्टेप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ आप लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, कि अगर आपके पास एक बॉक्साइट ओर है तो उस बॉक्साइट ओर की कंसंट्रेशन किस प्रकार से की जाएगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर बॉक्साइट ओर कहते किसे हैं, बॉक्साइट ओर कहा किसे जाता है यार। इतना हम बातचीत कर रहे हैं कि बॉक्साइट ओर ये, बॉक्साइट ओर वो, आखिर बॉक्साइट ओर है क्या? तो देखो हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम आजू बाजू अलग अलग जगहों पर एल्यूमिनियम नामक मेटल को देखते हैं, तो धरती के अंदर से जब एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एल्यूमिनियम जिस फॉर्म में बाहर निकलता है, तो बॉक्साइट इज बेसिकली द एल्यूमिनियम ओर, वो एल्यूमिनियम का ओर है। यानी कि बॉक्साइट की अगर आपने सारी स्टेप्स प्रॉपर्ली की, उसका कंसंट्रेशन किया, उसका एक्सट्रैक्शन किया, उसकी रिफाइनिंग की, तो फाइनली आपको क्या उसके अंदर से मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, है ना। जैसे एक वर्ड होता है गैलीना, गैलीना इज एन ओर ऑफ लेड। ठीक है, वो लेड का एक ओर होता है, बराबर। हेमेटाइट, हेमेटाइट किसका ओर होता है, आयरन का ओर होता है। ठीक है, अच्छा, बराबर। अच्छा, वैसे ही पायराइट ये किसका ओर होता है, ये भी आयरन का ओर होता है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। खैर, तो वैसे ही जो बॉक्साइट है ये किसका ओर होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है। इसके अंदर को अगर आप इसको प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा।
अब जो आप धरती के अंदर से मान लेते हैं आप ये टुकड़ा लेकर आए, दिस टुकड़ा इज बॉक्साइट का ओर। अब ऑब्वियस है कि इस टुकड़े के अंदर में दो चीज़ें होंगी। पहली होगी आपके काम की चीज़ जिसे आप कहोगे मेटल, एंड ऑब्वियस है कि आपको मेटल फ्री फॉर्म में नहीं मिलता, मेटल आपको किसी ना किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, है ना। एल्यूमिनियम एक कैसा मेटल है, एक रिएक्टिव मेटल है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, है ना, ये रिएक्टिव मेटल्स में आता है। कैल्शियम, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर ये मेटल्स अर्थ के अंदर हैं तो ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, मतलब धरती खोदी, इम्प्यूरिटी हटाई और मिल गया मैग्नीशियम, ऐसा नहीं होगा। मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जितने भी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं ये अर्थ के अंदर, उनके ओर के अंदर मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में रहेंगे। मतलब आपको बेसिकली क्या मिलने वाला है, इस ओर के अंदर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कल की जो हमारी क्लास हुई थी, कल की क्लास में हमने ये ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था कि, एक मिनट, हेलो रेचल, मैं क्लास ले रही हूँ अभी। मैडम मैं क्लास ले रही हूँ। जी मैंने कल एक्चुअली यश से कंफर्म कर लिया है। हाँ मैंने यश से बात कंफर्म कर ली है। ठीक है, तो अभी 2 या 3 दिन ना मैम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ओके ठीक है मैम। मैं अभी कैसा देखिए करंटली क्लास ले रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड ही कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी। मैडम उसका टेस्ट का तो डेट देखिए निकल चुका है, वो तो छुट्टी ले चुकी है उस दिन। हाँ, टेस्ट जिस दिन उसका डेट रखा था ना टेस्ट का, वो निकल चुका है। अभी जो नया वाला टेस्ट का डेट है वो मैं आपको बता देती हूँ मैसेज करके रेचल को, आप उस दिन उसको भेज दीजिएगा, ठीक है, नए वाले टेस्ट का। जी ओके जी, ठीक है। तो बॉक्साइट ओर जो रहता है वो ऑब्वियस है कि एल्यूमिनियम का ओर है। अब क्योंकि वो एक एल्यूमिनियम का ओर है तो एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, और हमने कल पढ़ा था जितने भी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। बोलो कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड। यानी कि उस बॉक्साइट ओर के पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, एज वेल एज उस पर्टिकुलर बॉक्साइट ओर के पास और क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ तो खैर रहेंगी ही रहेंगी। इम्प्यूरिटीज़ के बिना कहाँ गाड़ी चलने वाली है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर गेंज होगा। अब मैं इससे पहले भी जब से मेटलर्जी में पढ़ा रही हूँ मैं हमेशा तुमको बोलती आई हूँ कि इम्प्यूरिटी का मतलब ये नहीं होता है घास फूस, कचरा, कूड़ा, रिट्टी, गेती, कंकड़, पत्थर। इम्प्यूरिटी का मतलब सिंपली ये होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए, आपको क्या चाहिए, उसके अंदर से एल्यूमिनियम चाहिए, तो अपार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम एनी अदर थिंग प्रेजेंट इन इट इज एन गेज, वो दैट इज अ गेज, वो आपका गेज होगा, खत्म बात। वो गैंग्वी होगा, आप गैंग्वी बोलो, गेंज बोलो, जो बोलना है बोलो, वो आपकी इम्प्यूरिटी होगी अदर देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस बॉक्साइट ओर के अंदर में ऑब्वियस है कि मेटल का ऑक्साइड तो पाया जाएगा ही जाएगा। मेटल के ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, इम्प्यूरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, इम्प्यूरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो इम्प्यूरिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये इम्प्यूरिटी क्या कहलाती है बोलो, कि मेटलर्जी की भाषा में कहलाती है गेंज, और हमको इस गेंज को निकालना है ना। अब तुम बोलोगे मैडम धो देते हैं अपन, मैग्नेटिक सेपरेशन लगा लेते हैं, हाइड्रोलिक सेपरेशन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी इम्प्यूरिटी को हटाने के लिए कोई भी मेथड आप नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, आप कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर सकते। आपके ओर के अंदर कौन सी वाली इम्प्यूरिटी है ये उस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपके ओर के अंदर कौन सी इम्प्यूरिटी है ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी मेथड वहाँ यूज़ की जाएगी। जैसे कि अभी अगर मैं बॉक्साइट ओर की बात करूँ तो इसके अंदर इम्प्यूरिटी के नाम पे पाया जाता है सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला होता है SiO2। इम्प्यूरिटी के फॉर्म में इसके अंदर पाया जाता है फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। इसके अंदर इम्प्यूरिटी के नाम पे पाया जाता है
टिटैनियम ऑक्साइड। क्या पाया जाता है इसके अंदर इम्प्योरिटी के नाम पे? टिटैनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है TiO2। ठीक है, ये वो इम्पॉर्टेंट इम्प्योरिटीज़ है जो बॉक्साइट के अंदर मौजूद है। और भी होंगी बट मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाली बताई हैं। अब आपको इन इम्प्योरिटीज़ को हटाना है। तो देखो बहुत सारी मेथड्स होती हैं, आप अलग अलग मेथड का यूज़ कर सकते हो, बट बॉक्साइट के केस में इन सारी इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, अब ऑब्वियस है कि इनको आपको क्या करना है? रिमूव करना है। और इनको जो रिमूव करने का तरीका होता है, उसी को हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। बट इनको रिमूव करने के लिए आप जो मेथड यूज़ करोगे, ठीक है, जो तरीका आप यूज़ करने वाले हो, जिस तरीके से आप इनको रिमूव करने वाले हो, दैट इज़ लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। आप कोई हाइड्रोलिक सेपरेशन नहीं करने वाले, आप कोई फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं करने वाले, आप कोई विल्फी टेबल यूज़ नहीं करोगे, आप कोई मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ नहीं करोगे। आप यहाँ पे जो मेथड यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे केमिकल्स का इस्तेमाल करोगे। केमिकल्स के इस्तेमाल से आप यहाँ पर उसके अंदर जो ये विभिन्न प्रकार की इम्प्योरिटी आपके पास है, आप इसको क्या करने वाले हो? हटाने वाले हो। अच्छा चलो ठीक है। अब केमिकल्स को उपयोग करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी केमिकल लाया, किसी में भी कुछ भी डाला और कुछ भी करके आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर स्टेप्स होती हैं, प्रॉपर स्टेप्स के साथ ही आपको वो चीज़ क्या करनी पड़ती है। जैसे कि देखो, सबसे पहले आपके पास जो भी ओर आया है ना, आपके पास ओर आया, आप उस ओर को लेकर आए, ठीक है, और उस ओर को लेकर आए। अभी ओर का फॉर्मूला क्या होता है मैडम? तो देखो बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला, जैसे कि मैंने क्या बताया, बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव है कि मॉडरेटली रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है? वो तो मैडम एक हाई रिएक्टिव है। हाई रिएक्टिव मेटल किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई मुझसे बॉक्साइट के ओर का फॉर्मूला लिखने को बोलेगा तो बॉक्साइट का ओर मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि Al2O3। क्यों Al2O3? क्योंकि बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब हाई रिएक्टिव मतलब ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन तो Al2O3 होगा ना। ठीक है, तो बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3, और इस तरीके से 2H2O वाटर और क्रिस्टलाइजेशन उसमें मौजूद होगी। ठीक है, अब आगे तो ये लीचिंग हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, केमिकल्स की मदद से हम लोग उसको क्या करते हैं? साफ सूफ करते हैं। तो जो भी आपके पास ओर है, उसकी स्टेप नंबर 1, आप उस ओर को लेकर आए, ठीक है। अभी आपने उस ओर के अंदर पता है क्या किया? आपने उस पर्टिकुलर ओर के अंदर एकदम गरम गरम कंसंट्रेटेड, ठीक है, क्या डाल दिया? NaOH का सोल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया? कंसंट्रेटेड NaOH का सोल्यूशन डाल दिया, और एकदम खतरनाक गर्म, उस वक्त लगभग 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा गया। कितने का टेम्परेचर रखा गया? 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा गया, हाई प्रेशर रखा गया, और इसको एक बंद कंटेनर के अंदर भर दिया गया। मतलब ऐसा नहीं कि खुले कंटेनर के अंदर, एक बहुत बड़ा सा टैंक होगा, जिस टैंक को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में डाइजेस्टर। ठीक है, उसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं? डाइजेस्टर। तो डाइजेस्टर के अंदर हम लोगों ने क्या किया? डाइजेस्टर के अंदर में हम लोगों ने ओर लिया, ओर के अंदर गरम गरम 150 डिग्री सेल्सियस का कंसंट्रेटेड NaOH डाल दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, और कम से कम डाइजेस्टर के अंदर 2 से लेकर 8 आवर्स तक उस केमिकल को और उस ओर को पड़े रहने दिया। 8 घंटे बाद अब जाते हो, आप जाके चेक करते हो कि अच्छा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब ये देखते हो कि वो जो ओर था, ओर मतलब कौन? ओर मतलब Al2O3, ठीक है, 2H2O। इसमें जो एल्यूमिनियम था, इस एल्यूमिनियम ने सोडियम NaOH के साथ क्या कर लिया? रिएक्शन कर लिया भाई। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन होकर एक नया प्रोडक्ट बना। ऑब्वियस है कि अगर रिएक्शन होगी तो नया प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। मैंने जब तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वहाँ पे मैंने तुमको रिएक्शंस पढ़ाई है। ये भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ही जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है ना, जहाँ पे मैंने तुमको ये सिखाया कि एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, वहाँ पे मैंने तुम्हें रिएक्शन पढ़ाई है कि ये जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। मतलब
ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। थोड़ा कॉपी के पन्ने पलट के देखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने करवा के दी है, बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो Al2O3 होता है ना, ये क्योंकि देखो यूजुअली कैसा रहता है कि एक स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ फिट होती है कि यूजुअली जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, यूजुअली मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक, उसको ऐसा लगता है। तो उनको ऐसा लगता है कि एल्यूमिनियम एक मेटल है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए नेचर में। तो अगर वो बेसिक है तो मैडम वो तो फिर एसिड से रिएक्ट करेगा। जो चीज़ बेसिक होती हैं वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं। बेस कभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे केस में उन्हें लगता है कि अच्छा एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, तो एल्यूमिनियम और मेटल के बीच मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेसिक रहेगा। फिर मैडम बेस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि NaOH भी कैसा है, बेसिक है ना, ये बेस है, बेस के साथ तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो उन्हें मैं बता दूं कि Al2O3 जो है ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में। कैसा होता है नेचर में, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब होता है कि ये महाशय ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एज वेल एज ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ये एकदम डबल नेचर के होते हैं कि भैया मैं एसिड के साथ भी रिएक्ट करूंगा और मैं बेस के साथ भी रिएक्ट करूंगा। तो अगर Al2O3 और NaOH की रिएक्शन होती है तो इनके बीच की रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। इनके बीच का प्रोडक्ट बनेगा NaAlO2 और ये आपको एकदम मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए। इसे कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहा जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। मैंने आपको पुरानी क्लासेस में बताया था, याद करो, कि Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई ईमान नहीं होता। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं भैया, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। अगर सोडियम और NaOH के बीच की रिएक्शन हुई तो ब्रेन में स्टोर करो, ध्यान रखो, क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। अगर जिंक होता तो बनता सोडियम जिंकेट, बट अभी एल्यूमिनियम। अच्छा, और ऊपर से टेम्परेचर आपने कितना रखा है, 150। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पता है पानी बॉईल हो जाएगा आपके 1 atm प्रेशर पर। 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के पास तो भैया अगर आप उससे ऊपर चले गए तो पानी को तो वेपर बन के उड़ जाना है, उड़ जाना है। तो अभी आपका टेम्परेचर 150 है, तो इस 150 डिग्री सेल्सियस में जो Al2O3 के साथ ये 2H2O था ये उड़ जाएगा, मतलब उसके पास से उसका H2O छिन जाएगा और छिन जाके यहाँ बाजू में लिखेंगे हम उसको +2H2O और इस तरीके से बाहर खत्म। तो हुआ क्या, मेरे पास जो बॉक्साइट ओर था उस बॉक्साइट ओर को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सोडियम एल्यूमिनेट में। बट मैडम आपको सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट करके फ़ायदा क्या हुआ, मतलब क्यों आप कर रहे हो यार सोडियम एल्यूमिनेट में, बताओ। वो इसीलिए क्योंकि जो सोडियम एल्यूमिनेट बना वो कौन से, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, एक्वस, मतलब आप मान के चलिए वो लिक्विड फॉर्म में है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि आपके पास क्या था, एक कंटेनर था इस तरीके से। इस कंटेनर के अंदर ऐसे बड़े बड़े Al2O3 के हमने क्या रखे थे, ओर्स के टुकड़े रखे हुए थे, ऐसे बड़े बड़े ओर्स के टुकड़े रखे हुए थे, है ना। अच्छा, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया था, इसके अंदर मैंने NaOH डाल दिया था। तो मान के चलते हैं ये पिंक कलर का हमारा NaOH है, ये पिंक कलर का मैंने NaOH डाल दिया था। तो अब जब इनके बीच में रिएक्शन हुई तो रिएक्शन होने के बाद पता है क्या हुआ कि ये जो कंटेनर है इस कंटेनर के अंदर बना क्या, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट कौन मतलब लिक्विड होता है, तो मान के चलते हैं इस कंटेनर के अंदर बन गया सोडियम एल्यूमिनेट। ये जो ग्रीन कलर से मैं शो कर रही हूँ ये कौन है, सोडियम एल्यूमिनेट। अच्छा, लेकिन उस ओर के अंदर जो इम्प्यूरिटी थी, जो उसकी गेंज थी, कौन कौन सी प्रकार की गेंज थी, SiO2 थी, Fe2O3 थी, TiO2 थी, जो अलग अलग प्रकार की उसके अंदर गेंज थी, अलग अलग प्रकार की गेंज जो उसके अंदर थी, ओर के अंदर जो थी, वो इस NaOH के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाई।
उसमें से जो Fe2O3 वाली गेंज थी ना, आयरन ऑक्साइड वाली गेंज, वो आयरन ऑक्साइड वाली गेंज डिजोल्व नहीं हो पाई, उसके टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं, ऐसे आयरन ऑक्साइड के टुकड़े पड़े हुए हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको, जैसे हम लोग चाय को कैसे करते हैं, छन्नी से फिल्टर करते हैं, हमने इसको फिल्टर कर लिया। और जब आप इसको फिल्टर करोगे तो आपको आयरन ऑक्साइड के वो गेंज के छोटे छोटे टुकड़े, वो गेंज के छोटे छोटे टुकड़े आपको अलग मिल जाएंगे, अलग से पड़े हुए दिख जाएंगे। प्लस आप लोगों को एक दूसरी जगह आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 प्रकार की इम्प्यूरिटी थी। उसमें से हम लोगों ने हमारी जो पहली इम्प्यूरिटी है Fe2O3, है ना, फर्स्ट इम्प्यूरिटी को हम लोगों ने बोलो क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। फर्स्ट इम्प्यूरिटी को हम लोगों ने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। बट स्टिल अभी भी क्या ये सोडियम एल्यूमिनेट आपको जो मिला, क्या ये सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर इम्प्यूरिटी है? यस, स्टिल इट कंटेन इम्प्यूरिटी, अभी भी इसके अंदर इम्प्यूरिटी है। सिलिका अभी नहीं निकला है ना, TiO2 अभी नहीं निकला है, अभी भी इसके अंदर थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटी बाकी है। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, कैसे निकालें सिलिका को? हम सोच रहे हैं, बताओ। हमने बहुत सोचा, है ना। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको, ये जो सोडियम एल्यूमिनेट हमको मिला, अब इसमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो आप लोगों का क्या हो जाए, वो इम्प्यूरिटी जो उसके अंदर बची कुची है वो भी हट जाए। तो एक्चुअल में हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। तुम बोलोगे मैडम पानी भी तो भाई केमिकल ही है ना। फिर उसको पानी डालते हैं और उस कंटेनर को एकदम ठंडा कर देते हैं। मतलब पहले उसका टेम्परेचर कितना था, पहले उसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस था, सोचो कितना गर्म था। अब हम उसको ठंडा करके बोलो कहाँ पे ले आते हैं, 50। तुम बोलोगे मैडम 50 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता है क्या आपके अकॉर्डिंग? भाई 150 से अगर 50 हो गया टेम्परेचर तो उसको ठंडा ही कहेंगे ना, ठंडा ही तो कहेंगे। अच्छा, ठंडा करने से क्या कोई फ़ायदा होता है? अरे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। जो NaAlO2 के अंदर और पानी के बीच में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन के बाद आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है आपको NaOH और एक मिलता है आपको AlOH होल थ्राइस 3, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसकी आपको क्या मिलती है, PPT मिलती है। PPT का मतलब हमने फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री के पढ़ा था ना, सॉलिड, है ना, हम लोगों को सॉलिड मिल जाता है, हम लोगों को, है ना, हम लोगों को ये एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल जाता है। हाँ मैडम मिल गया, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड हमको मिल गया। अब क्या करें मैडम इस एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का, बताइए ना, इस एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का क्या करें? तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है, पहले तो आप इन दोनों को अगेन आप क्या करते हो, फिल्टर करते हो। फिल्टर करने से आप NaOH को अलग कर देते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड को लेकर आते हो, और एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड को लेकर आने के बाद आप उस एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड को गर्म करते हो, हीट करते हो एकदम भगभगाकर, है ना। आप क्या करते हो, इसको गर्म करते हो। अच्छा, कल मैंने तुमको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का मतलब बताया था। अगर कभी किसी मेटल के साथ कार्बोनेट है और अगर आप उसको बहुत हीट कर रहे हो, एकदम गर्म कर रहे हो, तो उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। अब मैंने एक बात मैं वहाँ बताना भूल गई थी कि कार्बोनेट के अलावा अगर हाइड्रो ऑक्साइड है और आप फिर भी उसको हीट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको फिर भी हीट कर रहे हो हाई टेम्परेचर पे, है ना, आप उसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, आप लोगों का कैल्सिनेशन। तो ये भी एक प्रकार का कैल्सिनेशन होता है। इससे क्या होता है, आपको आपका Al2O3 अलग मिल जाता है और आपको उसके अंदर से उसका जो पानी है H2O अलग मिल जाता है। आपको क्या मिलता है, Al2O3 अलग मिल जाता है और आपको पानी अलग मिल जाता है। उसके अंदर जो बची कुची इम्प्यूरिटी थी, है ना, उसके अंदर जो बची कुची इम्प्यूरिटी थी, है ना, उस बची कुची इम्प्यूरिटी को हटा लिया गया। ठीक है, उसको हटा लिया गया। क्यों, कैसे हटा लिया मैडम? उसके अंदर जो बची कुची इम्प्यूरिटी थी NaOH में जो सिलिका नामक इम्प्यूरिटी थी, SiO2 नामक इम्प्यूरिटी थी, वो इस सिलिका के साथ क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। ये लिक्विड बन गया, इन दोनों का मिला के एक लिक्विड बन गया। हमने उसको फिल्टर करके हटा लिया। इस तरीके से सिलिका नामक इम्प्यूरिटी हट गई और जो हमको मिला AlOH होल थ्राइस 3, इसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं थी। और इस तरीके से टोटल 3 स्टेप में
आपने इम्प्योरिटी को हटा दिया और आप लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर वाली प्रोसेस खत्म हो गई, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर वाली प्रोसेस खत्म हो गई। तो इस तरीके से बॉक्साइट ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है और टोटल 3 स्टेप हुआ। पहले 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रखा, NaOH डाला, फिर उसके बाद ठंडा किया, पानी डाला, 50 डिग्री सेल्सियस पे फिर हीट किया, है ना। तो इस पूरी एंटायर प्रोसेस को, ये जो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, ये पूरी एंटायर प्रोसेस को हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं इसको बेयर्स प्रोसेस। इसे कौन सी वाली प्रोसेस कहते हैं? इसे कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। लेकिन क्या मैडम कोई और तरीका नहीं है क्या आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने का? तो हाँ, एक और तरीका होता है, एक और मेथड होती है जिसको हम लोग सेकेंड मेथड कहते हैं और इस सेकेंड मेथड को कहा जाता है हॉल्स प्रोसेस। इस सेकेंड मेथड को क्या कहा जाता है? हॉल्स प्रोसेस। तो बेसिकली हॉल्स प्रोसेस और आपकी जो ये है दूसरी मेथड बेयर्स प्रोसेस, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों बोलो कैसी हैं आपकी? सेम है, ठीक है। ये सेम है, एकदम सेम है ये दोनों प्रोसेस। इनमें फिर डिफरेंस क्या है? दोनों को फिर आपने अलग अलग नाम क्यों दिया है बताइए? दिक्कत ये है कि बेयर्स प्रोसेस में स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या कर रहे थे? हमने कौन सा केमिकल यूज़ किया था लीचिंग करने के लिए? कौन सा केमिकल यूज़ किए थे? हम यूज़ किए थे NaOH, है ना। हमने क्या यूज़ किया था? NaOH। तो हॉल्स प्रोसेस कहती है कि NaOH को यूज़ ना करते हुए आप यहाँ पे यूज़ करिए Na2CO3। हॉल प्रोसेस कहती है कि स्टेप नंबर 1 में जो आपके पास ओर है Al2O3 2H2O, इसमें आप डालिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3, ठीक है। अच्छा, क्या मैडम प्रोडक्ट अलग बनेगा क्या? नहीं, इसमें भी वही सेम प्रोडक्ट बनता है। इसमें भी आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है प्लस आपको वाटर मिलता है ना। उसके बाद हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, सब कुछ करते हैं और बस स्टेप नंबर 2 में इतना फ़र्क आ जाता है। स्टेप नंबर 2 में कि जो आपका सोडियम एल्यूमिनेट आपको मिलता है, हम लोग बेयर्स प्रोसेस में क्या करते थे? उस सोडियम एल्यूमिनेट में पानी डालते थे। तो यहाँ पे भी आप पानी डालेंगे, बट पानी के साथ साथ यहाँ पे CO2 गैस डालते हैं। आप यहाँ पे कौन सी गैस डालते हैं? CO2, ठीक है। जैसे ही आप CO2 गैस डालते हैं, आपका जो Na2CO3 था वो आपको वापस मिल जाता है, आपको AlOH होल थ्राइस 3 मिलता है। फिर जो आपको स्टेप नंबर 3 में AlOH होल थ्राइस 3 मिला, आप उसको हीट करते हो तो आपको Al2O3 मिल जाता है और 3H2O, मतलब बैलेंसिंग कर लेना। तो इनडायरेक्टली स्टेप नंबर 3 जो है वो दोनों में सेम है। स्टेप नंबर 1 में इतना, स्टेप नंबर 1 भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ये कि यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है NaOH। अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। देखो, रिएक्टेंट भी सेम है और आपके प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं वो भी सेम है। स्टेप नंबर 2 में एक सबसे बड़ा चेंज आता है, बोलो क्या? कि यहाँ पे CO2 को भी यूज़ करना पड़ता है। और तो ना स्टेप नंबर 2 की एक खास बात देखना, आपने स्टार्टिंग के स्टेप में जो Na2CO3 यूज़ किया था, आपको स्टेप नंबर 2 में वो Na2CO3 वापस मिल जाता है और AlOH होल थ्राइस 3 मिलता है। और यही सेम स्टेप आपको ऊपर देखने को भी मिली थी। देखो, आपने जो स्टार्टिंग की स्टेप में NaOH यूज़ किया था, आपको देखो वो वापस मिल गया था और AlOH होल थ्राइस 3 मिला था। तो इनडायरेक्टली आप फर्स्ट स्टेप में क्या यूज़ करते हो वो आपको नेक्स्ट स्टेप में वापस मिल जाता है और साथ में सेकेंड स्टेप में आपको AlOH होल थ्राइस 3 भी मिलता है। साथ में आपको AlOH होल थ्राइस 3 भी मिल जाता है। सही कह रही हूँ मैं? हाँ मैडम, ठीक है। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ ओर परफॉर्म की जाती है और कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम लोगों की यहाँ पे फिनिश होती है। डन, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है? फिनिश। अब हम लोगों को यहाँ से जो ये Al2O3 मिला, ये Al2O3 में से मुझको अब निकालना है मेटल, जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा है ना। कल की क्लास में हमने बताया था कि कंसंट्रेशन करने के बाद एक्सट्रैक्शन करना वो भी एक स्टेप होती है। तो अभी इस Al2O3 में से मुझे Al अलग करना है, ठीक है। उस ऑक्सीजन को हटाना है। तो उस ऑक्सीजन को हटाना और Al को निकालना है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो हमारे सिलेबस में बॉक्साइट का जो है एक्सट्रैक्शन
ठीक है, बॉक्साइट के अंदर जो Al2O3 है उसके अंदर से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, ये हमारे सिलेबस में है। तो कल की क्लास में हम उसी Al2O3 का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। कई लोगों को लगता है कि मैम कंसंट्रेशन में और एक्सट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। जब हमने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन तब भी Al2O3 था, अभी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तब भी Al2O3 है। फर्क इतना है कि जब आप कंसंट्रेशन कर रहे थे तब आपके पास जो Al2O3 था वो इम्प्योर था, ठीक है, तभी वो आपके पास इम्प्योर था, उसमें गेंज थी, उसमें इम्प्योरिटी थी। और अभी आपके पास जो आप एक्सट्रैक्शन के लिए Al2O3 यूज कर रहे हैं ये इम्प्योर नहीं है, ये प्योर है। क्या बात दिमाग में जा रही है? इम्प्योर नहीं है, बोलो ये कौन है? ये प्योर है, ठीक है। सो वी आर डन, यहाँ पे हमारा ये काम खत्म होता है फिर, ठीक है। तो कल हम लोग हमारा काम एक्सट्रैक्शन से करेंगे, और क्योंकि एल्यूमिनियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो दुनिया में जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम की बात नहीं कर रही हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमेशा ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जब भी इनका एक्सट्रैक्शन करना होता है, इनका एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपको हमेशा हमेशा क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। तो कल हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस के वाया आप उसका एल्यूमिनियम उसके अंदर से खींच के निकालेंगे, कल ये पढ़ेंगे। कल का टॉपिक होने के बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, एक छोटा सा टॉपिक बचेगा रिफाइनिंग, कि रिफाइनिंग क्या होती है, और उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक बचेगा करोजन, और करोजन से प्रिवेंट करने के अलग अलग टेक्निक्स, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास को अभी